गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज के पेपर का डिस्कशन जो कि हमने कंडक्ट किया था, डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 15। थोड़ा सा आज ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि थोड़ा मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम था। तो लेट्स स्टार्ट। आज के पेपर के बारे में इतना ही कहूँगा कि आज के पेपर में काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और कुछ बच्चे जो अच्छा स्कोर करते थे उनके स्कोर थोड़े कम रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट देन एनी हाउ उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर कुछ दिनों से मतलब सो कॉल्ड अच्छे बच्चे जो हैं जिनके स्कोर्स हमेशा अच्छे आते थे उनके स्कोर्स थोड़े कम आने लग गए हैं। लास्ट 5-6 पेपर में किसी एक बच्चे का स्कोर कम आने लग गया तो उसने बोला कि सर मैं क्या करूं। तो मैंने उसको सिर्फ ये समझाया कि इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बहुत पढ़ाई करते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से भी हमारा स्कोर कई बार कम हो जाता है। तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एक वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेन काम है कि जो भी गलतियां हो रही हैं बिकॉज ऑफ विच तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम उनकी गलतियों को ढूंढो और उसको रेक्टिफाई करो, और उसी की वजह से ये वीडियोस बन जाते हैं डेली बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के डिस्कशन को। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी मैंने दिया हुआ है लेकिन एक दूसरे तरीके से दिया था और ये उसको बस थोड़ा सा वर्डिंग्स को मैंने चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी जिसमें उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल सी। दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्टेज ऐसा आ सकता है जहां पे एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाए, तो हमें इसको अवॉइड करना है। एंड बोथ ऑफ देम आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देख लो क्योंकि पूरा खेल जो है इसी इक्वेशन का है, तो मैं इस इक्वेशन को अलग से लिख रहा हूं। 2 tan x माइनस के टाइम्स ऑफ 1 + tan² x इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से तुम इसको लिख सकते हो 2 tan x इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 1 + tan² x, और उसके ठीक इमीडिएट बाद ये बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 + tan² x इज इक्वल्स टू के, जो कि फॉर्मूला होता है sin 2x का। आई होप सबको ये बात पता है कि ये फॉर्मूला sin 2x का होता है, तो यहां पे लिख दो sin 2x इज इक्वल्स टू के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स sin 2b और sin 2c आपस में इक्वल हो गए। अब अगर तुम यहां से इसको कट कर दो, 2 को कट कर दो, तो b और c इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही उसने ये लिख दिया था कि एंगल बी इज लेस देन एंगल सी। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी sin 2b इज इक्वल्स टू sin 2c, यहां से तुम एक इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बना सकते हो बाय राइटिंग sin 180 माइनस 2c, क्योंकि साइन का पॉजिटिव वैल्यू तुमको सेकेंड क्वाड्रेंट में भी मिलता है। अब दोनों साइड से साइन काटो तो यहां से आ जाएगा 2b + 2c इक्वल्स टू 180, और 2 कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी b + c इक्वल्स टू 90। अब खुद सोचो कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो होता है वो तो 180 होता है, जिसमें से तुमने दो एंगल का सम 90 दिखा दिया, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल जो a है that will be 90, and that's why the correct answer is C, that is π/2। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने कर लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है। तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर में 2-3 चीजें जो अगर पहले से मालूम है, मैंने क्लास में बताई हुई है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक इक्वेशन है cos थीटा प्लस √3 sin थीटा बराबर दिया हुआ है 2 sin थीटा के, और हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने के लिए बोला है sin थीटा माइनस √3 cos थीटा होल अपॉन में cos थीटा। तो जो हमें फाइंड करना है, लेट्स सिंप्लीफाई इट, इसको अलग अलग कर लेते हैं सबसे पहले। तो sin थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा, और इधर से अगर कट करोगे तो cos थीटा कैंसिल होके ये सिर्फ बन जाएगा माइनस का √3। तो हमारा काम अब ये रह गया कि इस इक्वेशन से किसी तरह से भी tan थीटा की वैल्यू निकाली जाए। तो उसके लिए तुम ऐसा करो, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, यू ट्राई टू डिवाइड इट विथ cos थीटा, जिससे कि हमें tan थीटा डायरेक्टली मिल जाए। तो ये टर्म हो गया 1, ये बन जाएगा √3 tan थीटा, और ये बन जाएगा 2 tan थीटा। तो टोटल आंसर जो है हमारे पास में आ रहा है दैट इज 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा कॉमन लेने के बाद 2 माइनस √3। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से आ गई तुम्हारे पास 1/2 माइनस √3, जिसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 + √3।
अब रैशनलाइज कैसे करते हैं तो तुम लोग को पता ही है, इसको 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला पार्ट 1 हो जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट 3। अब जैसे ही ये वैल्यू पता चली इसको यहां पुट कर दो तो 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 करेंगे और आंसर आ जाएगा 2। एंड आई थिंक तुमको आंसर मिल चुका है, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। तो दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे, काफी बच्चों ने किया भी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है और ये भी वैसा क्वेश्चन है कि तुम्हें याद करा देगा कि तुमने कुछ शॉर्टकट्स पढ़े थे मेरे से, तो वो डायरेक्ट इसमें यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू को उसने डिफाइन किया है विथ cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। इसका मैंने तुम लोग को शॉर्टकट बताया था कि अगर cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a के फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमेशा होगा 1/4 cos 3a और इसमें a तुम्हें कंसीडर करना है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूला को ओबे कर रहा है। इसमें क्या चीज हो रही है ध्यान से देखो तो इसके अंदर तुम्हें दिखेगा कि जो सबसे छोटा एंगल है वो है 20, तो इसको मैं लिखने वाला हूं उस फॉर्मूला के हिसाब से cos 20 इंटू cos 60 माइनस 20 इंटू cos 60 प्लस 20। तो अब ये हुआ क्या, ये टोटल बन गया 1/4 cos 3a। 3a के जगह में है 20 डिग्री। अब cos 3 इंटू 20 मतलब 60 हो गया और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो टोटल वैल्यू x की आ गई है नेक्स्ट स्टेप में 1/8। अब हमारे पास में एक y भी बैठा हुआ है और फाइनली y को सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे x/y निकालना है। तो x की वैल्यू को मैंने यहां संभाल के रख लिया है। लेट्स सॉल्व फॉर y की वैल्यू को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में है sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री और अपॉन में है √2। अब हम सबको ये मालूम है कि sin 15 डिग्री को तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन sin 75 को cos 15 लिख देंगे और यहाँ पे हमें मौका मिलेगा एक और शॉर्टकट लगाने का, जहाँ पे मैंने बताया था कि कभी भी किसी क्वेश्चन में साइन और कॉस सेम एंगल के साथ में आ जाए मल्टीप्लिकेशन में तो उसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा ऊपर वाला वैल्यू बन जाएगा sin 30 और नीचे आ जाएगा 2√2 और sin 30 की वैल्यू तुम सबको पता है दैट इज 1/2। तो y की नेट वैल्यू आ गई 1/2 डालने के बाद 1/4√2। अब देख लो तुम्हारे पास में x आ गया और यहाँ y आ गया है, तो दोनों का रेशियो लेंगे x/y, ये 1/8 बन गया और ये ऊपर जाके 4√2 बन जाएगा। तो दोनों को काटा, आंसर आ गया √2/2। अब √2 को रहने देते हैं, 2 को लिख लो √2 इंटू √2, तो फाइनल आंसर आ जाता है 1/√2 एंड दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन करने के लिए तुमको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट लगे होंगे। उसके बाद तुम्हारे अगले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ओमेगा के कंसेप्ट का है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो तो तुम देख के ही समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने तुम लोगों को काफी बढ़िया से याद कराया था। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा/2। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2x की वैल्यू दे रखी है -1 + √3 आयोटा। तो अगर मैं यहाँ से x को सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा -1 + √3 आयोटा/2 और ओमेगा की खुद की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा/2। तो ये जो x है इट इज नथिंग बट ओमेगा इटसेल्फ। तो एक बार जब हमें ये बात पता चल गई कि ये जो x है ये ओमेगा ही है, तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे भी तुम्हें x दिख रहा है तुम उसको रिप्लेस कर दो ओमेगा से। तो पहले ब्रैकेट में आ गया 1 - ओमेगा² प्लस ओमेगा पूरे के पावर में 6 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा² पूरे के पावर में 6। और ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² 0 होता है। तो यहां से 1 + ओमेगा की वैल्यू को मैं -ओमेगा² लिखूंगा जो कि पहले वाले ओमेगा² से कंबाइंड होके बना देगा -2 ओमेगा² और उसके पावर में है 6। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1 + ओमेगा² को साथ में लेके -ओमेगा लिखेंगे। एक -ओमेगा पहले से है तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा के पावर में 6। अब -2 के पावर में 6 64 होता है, ओमेगा के पावर में 12 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से ये -2 के पावर में 6 64 होता है और ओमेगा के पावर में 6 आ जाएगा। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल उसको 1 बना देता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया और 64 - 64 आंसर इज 0। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ये भी सिंपल क्वेश्चन ही था।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हारे पास में आयोटा के साथ आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक तो ओमेगा होता है, एक आयोटा होता है। तो तुम्हारे पास में सॉल्व करने के लिए है 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर ऑफ 8 प्लस 1 माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर ऑफ 8। अब हमारे पास में पावर 8 का फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ डायरेक्ट तो है नहीं, बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग निकालते हैं, और वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा नहीं क्योंकि वो काफी लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पावर 8 को ब्रेक करेंगे 2 के टर्म्स में। अब वो कैसे करते हैं देखो ध्यान से, इसको लिख लो 1 प्लस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर, और फिर उसका भी होल स्क्वायर। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। और सेम काम साइड बाय साइड इसके साथ भी कर लो, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, और फिर उसका होल स्क्वायर। यहां पे भी 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 8 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, इसको खोलते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा, एक स्क्वायर गायब हो गया, एक स्क्वायर रह गया, और एक और स्क्वायर रह गया। सेम काम यहां पे भी करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा, एक स्क्वायर गायब हो गया, एक रह गया, एक और रह गया। अब यहां से 1 और -1 को तो हम लोग काट ही सकते हैं, और 2 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर जो कि -4 होता है, और एक स्क्वायर अभी भी बाकी है। सेम उसी तरीके से ये 1 -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये भी तुमको देने वाला है -4, और एक होल स्क्वायर तुम्हारा रह चुका है यहाँ पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां से 16 आएगा और यहां से भी 16 आएगा, और करेक्ट आंसर हो गया 32, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब ये 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 7 to 8 मिनट्स के अंदर बन जाने चाहिए थे। पूरा पेपर 15 मिनट का था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया जाके एपी कंसेप्ट के ऊपर में। अब इस क्वेश्चन में बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि सर मिडिल टर्म क्या होता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एन एपी विच कंसिस्ट ऑफ 23 टर्म्स, और इस 23 टर्म्स में से उसने तुमको बोला है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स इन द मिडिल इज 141। तो हमेशा ध्यान रखना 22 का पहले तो 23 का आधा करो तो ये 11.5 आ रहा होगा। तो इसके 3 मिडिल टर्म बनेंगे 11th, 12th एंड 13th, और इन्हीं तीनों टर्म्स का सम तुमको दे रखा है 141। और एपी में किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 10d, 12th का मतलब हो गया a प्लस 11d, और 13th का मतलब हो गया a प्लस 12d। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया 3a, और इन तीनों को ऐड करके देखो तो ये बन गया 33d। 12 11 23 प्लस 10 33d। साफ साफ दिख रहा है कि 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 11d, 3 से इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 27। संभाल के रख लो, इस इक्वेशन का हम लोग को यूज करना है क्योंकि आगे जाके हमें फर्स्ट टर्म ही निकालना है। अच्छा, उसके बाद बोला है सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, ये आईडी नहीं है, इज है। तो लास्ट 3 टर्म्स, अगर टोटल 23 टर्म्स हैं तो लास्ट 3 टर्म्स होंगे 21 22 एंड 23। तो 21 22 और 23 टर्म्स का सम तुमको दे रखा है 261। 21 टर्म का मतलब है a प्लस 20d, 22 का मतलब है a प्लस 21d, और 23 का मतलब है a प्लस 22d, जिसका सम तुमको दे रखा है 261। तो तीनों ये फिर से जुड़ के बन गया 3a, और इनको ऐड करो एक बार तो ये बन रहा है 22 प्लस 21 इज 43 प्लस 20 63d इज इक्वल्स टू 261। अगेन यू कैन टेक 3 कॉमन, और यहां से आ गया a प्लस 21d, 3 अगर कॉमन लिया ही है तो ये बन जाएगा 87। तो सीधी सी बात है, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन रेडी हैं और तुम्हें फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू अगर निकालनी है तो यू हैव टू गेट रीड ऑफ दिस d, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक में 27 आया है, एक में ये आ गया, तो माइनस कर लो। तो ये तो गया -10d की वैल्यू आ जाएगी -60 के इक्वल, और यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस 6 को अगर हम लोग डाल देते हैं तो यहां से a की वैल्यू तुम निकाल सकते हो 11 इंटू 6। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा शायद थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 11 12 और 13th टर्म देखा था, a प्लस 10d 11 12 21 20 कितना हो गया तुम्हारा 33d था, a कॉमन लिया। अच्छा, यहाँ मैंने गलत कर दिया, ये 47 होगा, और अगर ये 47 हुआ तो ये -40 यहाँ कट के ये बन जाएगा। d की वैल्यू 4 आ रही है, और d की वैल्यू 4 आ गई तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये 44 होगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में अवेलेबल है।
तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा वहां पे लास्ट में एरर था, लेकिन आई थिंक आई हैव रेक्टिफाइड इट और तुमको समझ में भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें भी एपीजीपी का कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान से देख लो। उसने तुमको बोला है कि तुम्हारे पास 3 टर्म्स हैं, x 2y और 3z, जो कि एपी में है। तो एपी के कंडीशन के हिसाब से ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पे 2y का डबल कर दो 4y, एंड फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल होगा सम के x प्लस 3z। लेकिन आगे जाके यही क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ये जो x, y और z है दे आर इन जीपी। तो जीपी के टर्म्स को हम लोग लेते हैं ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो हम लोग एक्स वाई जेड को रेस्पेक्टिवली जीपी के टर्म्स मानते हुए ए आर और ए आर स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे उनकी पोजीशन में डाल दो, y को हमने ए आर माना है तो 4AR, x को a और 3z को ए आर स्क्वायर। अब दोनों साइड से यू कैन टेक कॉमन a और वो कैंसिल होके बन जाएगा 4r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3r स्क्वायर। अब टोटल इक्वेशन आ गया 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, जो कि एक बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करते ही तुम्हें r के दो वैल्यूज दिख रहे होंगे, एक 1/3 और एक 1। तो ऑप्शन में आई गेस 1/3 अवेलेबल है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सिंपल सा ही था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्वाड्रेटिक का है, और क्वाड्रेटिक का ये इक्वेशन जितने भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक के, उसमें एक बात कॉमन होती है कि वी कम अक्रॉस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो कायदे के हिसाब से जो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स हमेशा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। तो tan 30 प्लस tan 15 की वैल्यू माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा माइनस बी। और उसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है दैट इज tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, ये इक्वल होता है सी बाई ए के। तो इसको कर लो क्यू के इक्वल। अब हम लोग सबको पता है कि 30 और 15 जुड़ के 45 बन जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बनाते हैं tan 45 डिग्री का। tan 45 को तुम लिख सकते हो tan 30 प्लस 15, और इसकी वैल्यू होती है 1। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस बी का। तो ये बन गया tan 30 प्लस tan 15 अपॉन में 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15। अब मजे की बात यह है कि तुमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकाली हुई हैं, तो बस उसको वहां पुट करना है। तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस पी, और यहां से 1 की वैल्यू आ गई क्यू माइनस पी के इक्वल। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्यू माइनस पी तो है, लेकिन उसके साथ में एक 2 ऐड किया हुआ है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे एक 2 ऐड कर देते हैं। अब इधर ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 2 ऐड करना पड़ेगा, और ये करते ही तुम्हें आंसर दिख गया होगा q माइनस पी प्लस 2 इज गिविंग यू 3, जो कि तुम्हारे बी ऑप्शन में है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। अब स्ट्रेट लाइन में हमेशा याद रखना, अगर वो तुम्हें 3 लाइन की इक्वेशन देके बोलता है कि ये तीनों लाइन किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, तो पहला काम ये करना है कि चेक करो कि उनमें से कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखने में लग तो रहा है लेकिन वो परपेंडिकुलर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट दिस ट्रायंगल इज ABC, जिसमें से AB साइड है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, BC साइड को मान लो 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और AC साइड को मान लो x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों बन सकते थे परपेंडिकुलर अगर इनमें से किसी के भी बीच में x और y के बीच में माइनस का साइन होता, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और इसी वजह से ये दोनों ऑप्शंस तुम्हारे कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको करने का एक ही तरीका है, 2 एट ए टाइम लेके साइड्स को सॉल्व कर लो। मतलब तुम्हें करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मैं एक बार करके बताता हूं। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 दैट इज AB साइड, एंड 3x प्लस वाई माइनस 4, जिसको मैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 भी लिख सकता हूं। अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b मिल जाएगा, और वो भी बहुत आसान है क्योंकि x की वैल्यू माइनस वाई हो गई। माइनस 3y प्लस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2, और इसको अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो x बन जाएगा मेरा 2, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया है 2, -2। अब इसी तरह से जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे
तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो, एक है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक है x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे तुमको c मिल जाएगा। अब ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखना, दोनों को अगर ध्यान से देखें तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ जाएगा -8y इज इक्वल्स टू -8 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। और इस y को अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हो तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो 3x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये पॉइंट हो गया 1,1। और अब इन दोनों को सॉल्व करो तो यू विल बी गेटिंग -2,2। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस आने वाला है, एक क्योंकि एक 2 - 2 को 1 1 से नापोगे और -2,2 को नापोगे 1 1 से, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम साइड देंगे, लेंथ √10। और इससे साफ पता चल रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये अलग वैल्यू दे देगा तुमको। तो इसका सही आंसर हुआ सी, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब पूरे पेपर में यही एक क्वेश्चन था जहां पे तुमको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ा होगा, 2 से 3 मिनट आराम से ये क्वेश्चन ले सकता था, बट बाकी क्वेश्चंस काफी आसान थे। अब इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि तुम सीधा ऑप्शन से कर सकते हो, और उसके लिए तुमको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि हाइपरबोला के अंदर जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन कभी भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का काम नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि √9/5 तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये ऑप्शन तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें तो वो निकालना है जो नहीं है। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन में है 2√1/9। इसको अगर तुम अंदर ढकेलते हो तो ये अंदर जाके 1 × 2² अपॉन 9 हो जाएगा, और ये बन गया 4/9। तो अब तुम यहां पे सीधा जान सकते हो 4/9 रेशियो लेस देन 1 है, तो यही तुम्हारा इसेंट्रिसिटी का काम नहीं कर सकता है। बाकी सब ऑप्शंस को अगर चेक कर लें जल्दी जल्दी एक बार, तो अगला ऑप्शन है 3√1/8। अब ये 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा स्क्वायर होके, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, और 2 ये तो पहले ही 2 है। तो जो नहीं हो सकता वो ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। I think with this we come to the end of the discussion of this daily test paper number 15। और मेरे हिसाब से ये पेपर एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का था। अगर तुम इसको पिछले पेपर से कंपेयर करो तो इसका पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही हल्का था। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, सॉल्यूशंस को स्टडी करते रहना है, अपनी स्पीड पे डेफिनेटली काम करना है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट 5-6 पेपर, तो उसमें कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। एंड बी श्योर कि जब तुम पेपर दे रहे होते हो तो यू हैव टू गिव इट वेरी सिंसियरली एंड विदाउट फेल। और अगर तुम ये सब करते रहोगे तो डेफिनेटली विल क्लियर द एग्जाम वेरी सून। और यही मैं चाहूंगा, और ये सब लोग, तुम लोग जितने लोग भी यहाँ जुड़े हो मेरे साथ में, वो सब यही चाहते हैं कि एग्जाम क्लियर हो। और हम लोग जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली टेस्ट पेपर एंड देन वीकली टेस्ट पेपर, डेफिनेटली वी विल अचीव आवर एम। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।